नमस्कार एंड वेलकम टू बोधिसत्व इंस्टीट्यूट। आयनिक इक्विलिब्रियम के लास्ट टॉपिक पर आज हम पहुंच गए हैं, जिसका टाइटल आप देख सकते हैं, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो आज हम समझेंगे कि किसी भी सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी का इक्विलिब्रियम से क्या रिलेशनशिप है। तो किस तरह के सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट होंगे, किस तरह के न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, किस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें बनता है, उसको डिस्कस करते हैं। सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, देखिए यहाँ पर हम जिस सॉल्ट की बात करने जा रहे हैं वो किस तरह का सॉल्ट होगा। क्या वो जैसे हम सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम सल्फेट, क्या हम इस तरह के सॉल्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, हम इस तरह के सॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आयोनिक सॉलिड है। दे आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर। मीन्स यहां पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा। अगर हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो यहां पर कोई इक्विलिब्रियम नाम की चीज नहीं है, क्योंकि ये 100% डिसॉल्व हो चुका है, 100% डिसोशिएटेड फॉर्म में है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इस वजह से। तो जब बात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हो रही है, जहां पर कोई सॉल्ट पानी में 100% डिसॉल्व हो गया, तो वहां पर इक्विलिब्रियम का कोई भी लेना देना नहीं है। तो फिर बात आती है, हम किस तरह के सॉल्ट की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस तरह के सॉल्ट की विच आर स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, विच आर स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। इसका मतलब है जो पानी में बहुत बहुत ज्यादा कम डिसॉल्व होंगे, बहुत कम डिसॉल्व होने वाले सॉल्ट की बात करेंगे। और वो सॉल्ट होते हैं जनरली हैवी मेटल्स के सॉल्ट, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, जैसे जिंक सल्फाइड है, जैसे बेरियम सल्फेट है, जैसे PbCl2 है ना। इस तरह के सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं। सिल्वर सल्फाइड की बात कर रहे हैं, सिल्वर क्रोमेट की बात कर रहे हैं, सिल्वर ऑक्सलेट की बात कर रहे हैं। इस तरह के जो सॉल्ट हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, जो पानी में बहुत कम डिसॉल्व होंगे। जैसे कि चलिए कोई एक पर्टिकुलर सॉल्ट ले लेते हैं। जैसे हमने बात की भाई सिल्वर क्लोराइड की, ये पानी में बहुत कम डिसॉल्व हुआ इन द फॉर्म ऑफ आयंस, यानी जो भी इसके आयंस वाटर में चले गए हैं, जो भी पार्ट इसका डिसॉल्व हो गया वो आयंस की फॉर्म में सॉल्यूशन में है। तो ये तो है हमारा डिसॉल्व पार्ट, यानी ये है हमारा सोल्यूबल पार्ट। और जो पार्ट आपको यहां पर सॉलिड फॉर्म में नजर आएगा ये है अनडिसॉल्व्ड पार्ट, अनडिसॉल्व्ड पार्ट। तो यहां पे कुछ डिसॉल्व्ड पार्ट है और कुछ अनडिसॉल्व्ड पार्ट है, दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। मतलब ये जितना डिसॉल्व होगा आयंस की फॉर्म में, जितना डिसोशिएट होगा, जितना डिसॉल्व होगा, उतने ही आयन मिलकर इसको दोबारा बना भी देंगे। तो दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। अब हम इतना तो जानते ही हैं कि इक्विलिब्रियम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। इतना हम जानते हैं कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है तो इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन में जितने भी कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं सबकी अमाउंट कांस्टेंट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब है जितना ये इस T टेम्परेचर पर डिसॉल्व होना था उतना ये डिसॉल्व हो चुका। जितना डिसॉल्व सिल्वर क्लोराइड को पानी में एक T टेम्परेचर पर होना था ये उतना डिसॉल्व हो गया, यानी कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन चुका है। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक T टेम्परेचर पर किसी सॉल्ट के आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट माना जाता है। देखो सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है, वो पार्ट जो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया। हम ये कहते हैं कि भाई इसके 1 लीटर सॉल्यूशन में इसके कितने मोल्स डिसॉल्व हो गए। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी सब्सटेंस है उसके कितने मोल डिसॉल्व हो गए।
अब अगर मैं यहां से देखूं तो जब इसका 1 मोल डिजोल्व होगा तो दोनों के 1-1 मोल आयंस आ जाएंगे, 2 मोल डिजोल्व होंगे तो 2-2 आयंस हो जाएंगे। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में इसके x मोल डिजोल्व हो गए तो आप देख सकते हो x मोल इसके आएंगे, x मोल इसके आएंगे। चलो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है हमेशा से ही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन रिएक्टेंट में क्या लेंगे? सॉलिड, सॉलिड की कंसंट्रेशन होती है 1। पानी, पानी यहाँ पर बहुत एक्सेस में है और जो लिक्विड एक्सेस में होता है उसकी कंसंट्रेशन 1 ली जाती है। तो ये क्या है? किसी एक टी टेम्परेचर पर किसी स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की आयंस की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है एक टी टेम्परेचर पे, दिस इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, जिसको हम प्यार से KSP कहते हैं कि अगर सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन x और ये भाई साहब भी x तो इट इज इक्वल टू x²। दिस इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट किसी आयोनिक कंपाउंड के लिए नहीं है, हम बात कर रहे हैं उस सॉल्ट की जो पानी में बहुत कम डिसॉल्व होगा। वी आर बेसिकली कंसिडरिंग ए सॉल्ट विच इज स्पैरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। तो एक ऐसा सॉल्ट जो पानी में बहुत कम डिसॉल्व हो रहा है एक टी टेम्परेचर पर, जब वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेता है, यानी जितना वो डिसॉल्व होना था हो गया, तब उसके आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट माना जाता है। तो अपन लिखते हैं इसको कैसे कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट फॉर ए sparingly soluble salt, for a sparingly soluble salt, solubility product for a sparingly soluble salt is equals to the product of its concentration of ions, present in a saturated solution, at constant temperature। जी हाँ, टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इक्विलिब्रियम की सारी कहानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिफाइंड है। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब एक स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट जितना मैक्सिमम डिसॉल्व होना था हो गया, डिसॉल्व होने के बाद जो आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है वी कॉल दैट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये लो जी, अब हमारे सामने एक नया इक्विलिब्रियम आ गया। जैसे सबसे पहले जब कहानी शुरू हुई थी तो सबसे पहले आया Kc, उसके बाद आया Kp, Kc आया, Kp आया, उसके बाद आ गया Kw, फिर आया Ka, Kb, फिर KH और अब भाई साहब आ गए हैं KSP, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। जो कैरेक्टरिस्टिक तमाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की थी Kc, Kp, Ka, Kb, Kw, Kh, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक KSP की भी होंगी क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है एक, बस सॉल्ट के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो मैंने सॉल्ट लिया ये AB कैटेगरी का सॉल्ट था। अगर मान लीजिए मैं PbCl2 ले लेता हूँ, ये AB2 कैटेगरी में सॉल्ट आता है, AB2 में, AB2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होने का मतलब है इसका कुछ पार्ट आयंस की फॉर्म में पानी में चला जाएगा। तो लेड का चार्ज है Pb2+, आ गया ये एक्वस। क्लोरीन का चार्ज है 1-, तो ये क्लोराइड हो गया 1-, बट यहाँ क्लोरीन के 2 मोल हैं तो 2 मोल कर दीजिए। देखिए ये पार्ट है सोल्यूबल पार्ट, यानी PbCl2 का वो पार्ट जो आयंस की फॉर्म में पानी में डिसॉल्व हो गया, आयंस की फॉर्म में पानी में आ गया, वो है सोल्यूबल पार्ट, और जो नहीं आया वो इनसोल्यूबल पार्ट है। अब दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। जितना ये एक टी टेम्परेचर पर डिसॉल्व होगा उतने ये दोनों मिलके इसको दोबारा सॉलिडिफाई कर देंगे। तो अगर इसके 1 लीटर सॉल्यूशन में x मोल गए तो x ये बनेगा, 2x ये बनेगा क्योंकि कंसंट्रेशन इसकी डबल होगी। तो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, x 2x, तो ये आ गया है 4x³ एंड व्हाट इज x? x इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ PbCl2 इन वाटर। x इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ PbCl2 इन वाटर एंड यूनिट क्या होगी सोल्यूबिलिटी की? भाई 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल डिसॉल्व हुए, तो दैट इज मोलारिटी, यानी कि मोलर होगा।
अगर हमें ग्राम पर लीटर दे भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम पर लीटर देगा तो हम उसको मोलर मास से डिवाइड करके मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने AB2 लिया, हो सकता है ये A2B हो, A2B भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने सिल्वर सल्फाइड की बात की, सिल्वर सल्फाइड पानी में डिजोल्व होता है, तो इस बार सिल्वर का चार्ज है +1, वो तो इधर आ गया है, और सल्फाइड का चार्ज 2- इधर आ गया है। ठीक है, तो सिल्वर के यहाँ 2 मोल हैं तो यहाँ 2 कर दो। अब इसका 1 मोल डिजोल्व होगा तो 2 इसके 1 इसके, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में इसके x मोल चले गए तो ये होगा 2x, ये होगा x। तो KSP क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। तो 2x पावर 2 इंटू x, तो दिस इज 4x क्यूब, 4x क्यूब, एंड x इज द solubility of silver sulfide। ओके ओके, ये बात है। तो चलिए बात कर लेते हैं किसी और कंपाउंड की। AB3 कैटेगरी में अगर कोई सॉल्ट है, AB3 कैटेगरी में अगर कोई सॉल्ट है तो हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसे क्रोमियम ब्रोमाइड की बात कर लेता हूं। जब इस तरह का सॉल्ट पानी में डिसॉल्व होगा तो आप खुद ही देखिए क्रोमियम का चार्ज कितना है, क्रोमियम का चार्ज है 3+, ओके। आयोडाइड ब्रोमाइड का चार्ज है 1-, तो ब्रोमाइड का चार्ज हो गया 1-। अब ब्रोमाइड के 3 मोल्स हैं तो यहाँ 3 कर दो, क्रोमियम का 1 मोल है तो 1 कर दो। अब इसके 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर x मोल टूट गए या x मोल पानी में आयनाइज हो गए या x मोल डिसॉल्व हो गए तो ये x होगा, तो ये 3x होगा। व्हाट इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा। बिल्कुल वैसे ही निकाला जाता है जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, x 3x पावर 3, तो दिस इज 27x रेज टू पावर 4, 27x रेज टू पावर 4, ठीक है ना। एंड x इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ क्रोमियम ब्रोमाइड इन वाटर एट टेम्परेचर T। चलो A2B3 ले लेते हैं, कोई सॉल्ट है A2B3 कैटेगरी में, ये पानी में डिसॉल्व होता है, तो डिसॉल्व होने का मतलब है डिसोशिएट हो गया इन द फॉर्म ऑफ आयंस, बट थोड़ा सा 1% 2%। तो A का चार्ज है 3+, A का चार्ज है 3+, और B का चार्ज है 2-, B का चार्ज है 2-। तो A के आ गए 2 मोल और B के आ गए 3 मोल। अब इसका जब 1 मोल पानी में जाता है तो इसके 2 बनते हैं, इसके 3 बनते हैं। अगर इसके x मोल पानी में चले गए तो इसके 2x बनेंगे और इसके 3x बनेंगे। सो व्हाट इज KSP, तो KSP क्या होगा, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। ऐसे आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है, तो 2x पावर 2 3x पावर 3, तो दिस इज 108x रेज टू पावर 5। एंड व्हाट इज x, x इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ A2B3 इन वाटर एट टेम्परेचर T, ठीक है। तो चलिए, यानी हमने बात की AB कैटेगरी में सॉल्ट की, AB2 कैटेगरी में और A2B3 में, और AB3 में भी हमने बात की। चलिए अब हम जरा इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास जिंक सल्फाइड है और इसका KSP गिवन है, लेट इट बी 10 रेज टू पावर -6, ठीक है, ये हमें गिवन है। अच्छा, मुझे गिवन है सिल्वर क्रोमेट गिवन है, चलो सिल्वर डाइक्रोमेट गिवन है, सिल्वर डाइक्रोमेट। इसका KSP मुझे गिवन है 4 × 10 रेज टू पावर -12, ठीक है। और मुझे गिवन है, लेट इट बी क्रोमियम ब्रोमाइड भी गिवन है, क्रोमियम ब्रोमाइड, और इसका ले लेते हैं KSP कितना ले लेते हैं, चलिए इसका ले लेते हैं 2.7 10 रेज टू पावर -13 ले लेते हैं। चलिए -13 ले लेते हैं, -13 15 कर देता हूँ, बल्कि -15। तो अरेंज द फॉलोइंग सॉल्ट
इन द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सोल्यूबिलिटी। इन तीनों सॉल्ट्स को हमें अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सोल्यूबिलिटी। अब देखो ये है ए बी कैटेगरी का सॉल्ट। अब जिंक सल्फाइड ए बी कैटेगरी के सॉल्ट में आता है, तो जब ये डिसोशिएट होगा वाटर में तो ऑब्वियस सी बात है जिंक आयन बनेंगे और सल्फाइड आयन बनेंगे। अगर इसके x मोल गए तो x और x आ जाएगा। सो KSP दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 10⁻⁻⁸, सॉरी 6 KSP हमें गिवन है, तो x आ गया 10⁻⁻3, यानी कि सोल्यूबिलिटी जिंक सल्फाइड की पानी के अंदर इतनी आ गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिल्वर डाइक्रोमेट की। सिल्वर डाइक्रोमेट जब ये भाई साहब आयोनाइज होंगे, पानी में डिजोल्व होंगे, तो पानी में डिजोल्व होंगे कुछ इस प्रकार से कि सिल्वर आयन बना देंगे और डाइक्रोमेट आयन बना देंगे। इसका x मोल गया तो ये 2x बनेगा, ये x बनेगा। सो KSP क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन पावर 2 कंसंट्रेशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन, तो ये हो गया 2x पावर 2 x, तो 4x की क्यूब, 4x क्यूब। तो KSP कितना है 4 इंटू 10⁻⁻12, 4 से 4 कट जाएगा, x आएगा 10⁻⁻4 मोलर, 10⁻⁻4 मोलर। ठीक है ना। अच्छा जी, आइए क्रोमियम ब्रोमाइड की अगर हम बात करते हैं, क्रोमियम ब्रोमाइड की अगर हम बात करते हैं पानी में, तो क्रोमियम आयन प्लस ब्रोमाइड आयन, ठीक है। तो KSP अगर इसका x मोल डिसोल्व होगा तो ये x आएगा, ये 3x आएगा। अगेन कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमियम आयन इनटू क्लोराइड आयन, तो x ये आ गया 3x पावर 3, तो 27x⁴। तो KSP कितना गिवन है हमें, KSP है 2.7 यानी 27 10⁻⁻16 है, तो 27x⁴, तो x की वैल्यू आ गई है 10⁻⁻4 मोलर। तो इसका मतलब है कि जो सोल्यूबिलिटी इन दोनों की, तो सोल्यूबिलिटी बराबर है, इन दोनों की बराबर है और इसकी सबसे ज़्यादा है। तो अपन क्या करते हैं, अलग पेन का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे कम सोल्यूबिलिटी इन दोनों की है CrBr3 और सिल्वर ऑक्सलेट, सिल्वर डाइक्रोमेट, इन दोनों की बराबर है और इन दोनों से ज़्यादा है जिंक सल्फाइड के। ठीक है, तो एक बेसिक क्वेश्चन था, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अच्छा जी, मान लीजिए हमें दे दिया कि भाई सिल्वर क्लोराइड दिया गया है और कहता है कि सिल्वर क्लोराइड का KSP 10⁻⁻6 है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब दो बातें कहता है, कैलकुलेट इट्स सोल्यूबिलिटी इन वाटर, कि भाई वाटर में इसकी सोल्यूबिलिटी बताइए, और दूसरी बात कहता है कैलकुलेट इट्स सोल्यूबिलिटी इन 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। चलिए, अगर हमने सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भी इसमें ऐड कर दें तो सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगी, सोल्यूबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, पहली बात है कि सिल्वर क्लोराइड जब पानी में डिसॉल्व होगा तो इतना तो आप जान ही गए हैं, सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्म में होगा। एक मोल गया तो एक एक बनेगा, x मोल गया तो XX बन जाएगा। तो KSP कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, x² 10⁻⁻6, तो सोल्यूबिलिटी आ गई है 10⁻⁻3 मोलर। ठीक है, ये तो चलो नॉर्मल बात हुई, लेकिन अब इसमें जरा कॉमन आयन इफेक्ट का छोंका लगा लेते हैं हम। कॉमन आयन इफेक्ट का एक छोंका लगा देते हैं, आएगा क्या? थोड़ा इसको छोटा कर देंगे तो आएगा। चलिए, अब आ गया। अब हम इसमें जरा कॉमन आयन इफेक्ट लगा देते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या है कि सोडियम क्लोराइड भी इस बार सॉल्यूशन में ऐड कर दिया गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोशिएट हो गया। अब क्या हुआ, पहले सॉल्यूशन में सिल्वर आयन थे और क्लोराइड आयन थे। जब हमने AgCl को डिसॉल्व किया था तो उस समय सॉल्यूशन में सिल्वर आयन थे और क्लोराइड आयन थे,
लेकिन जब आपने NaCl ऐड कर दिया तो क्लोराइड की कंसंट्रेशन एकदम से मल्टीप्लाई हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। अब क्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। अब वो जो क्लोराइड आयन इंक्रीज हुए हैं वो सिल्वर आयन जो सॉल्यूशन में बेचारे थोड़े से ही हैं उनसे रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम को बैक में लेके जाएगा। तो यानी कि सिल्वर आयन धीरे धीरे सॉल्यूशन में से डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि क्लोराइड आयन अब बहुत ज़्यादा हो गए। इसके एक मोल से इसका एक बनेगा, 0.1 से इसका 0.1, इसका भी 0.1 बनेगा। तो क्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाकर शिफ्ट होने लगा, तो इसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर पहले इसकी सोल्यूबिलिटी x थी तो अब x से भी कम हो जाएगी, y मान लेते हैं कि इसकी सोल्यूबिलिटी y है, तो ये y बनेगा, ये y बनेगा। तो टोटल सिल्वर आयन कितने हो गए सॉल्यूशन में y, टोटल क्लोराइड आयन कितने हो गए सॉल्यूशन में y प्लस में 0.1। लेकिन जब भी कॉन्सेप्ट आता है कॉमन आयन की कंसंट्रेशन, याद रखिए हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंट्रीब्यूशन से ली जाएगी। कभी भी कॉमन आयन इफेक्ट की बात की जाती है तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंट्रीब्यूशन से ली जाएगी। तो KSP क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन 10⁻⁻⁶, ये हो गया y, ये है -1। तो आप देख सकते हैं कि अब सोल्यूबिलिटी पहले के मुकाबले 100 टाइम्स डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि कॉमन आयन। तो कॉमन आयन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें से अगर सॉल्यूशन में से कोई पर्टिकुलर आयन रिमूव करना है, मान लो मुझे कैटायन को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करूंगा जो एनायन की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देगा। और जब एनायन बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाएंगे ना, तो वो एनायन उस कैटायन से रिएक्ट करके सॉल्यूशन में से उस कैटायन को रिमूव करना शुरू कर देंगे और AgCl जैसा सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि भाई PbCl2 है, इस प्यारे का KSP गिवन है 4 × 10⁻⁹ 25 डिग्री सेल्सियस पे। कहता है कैलकुलेट इट्स सोल्यूबिलिटी इन वाटर। ये तो चलो कोई बात प्रॉब्लम नहीं है, बट इस बार हम क्या करते हैं, कैलकुलेट इट्स सोल्यूबिलिटी इन वाटर। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा है कैलकुलेट इट्स सोल्यूबिलिटी इन 0.1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। 0.1 मोल कैल्शियम क्लोराइड के भी हमने ऐड कर दिए, तब बताइए सोल्यूबिलिटी क्या होगी। तो ये लो, देखो PbCl2 पानी में जब डिजोल्व होगा आयंस की फॉर्म में तो बनेगा लेड आयन एक्वस और क्लोराइड आयन एक्वस बन गया। बहुत बढ़िया। x मोल डिजोल्व हुआ, x बन गया, 2x बन गया। तो KSP क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयन होगा इनटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन होगा। वेरी गुड। तो ये भाई साहब x हो गए, ये 2x हो गए, तो ये टोटल आ गया 4x³ एंड दिस इज 4 × 10⁻⁹ तो x = 10⁻⁻3। तो ये तो जो सोल्यूबिलिटी निकली है पानी में निकली है, लेकिन हमें सोल्यूबिलिटी किस में निकालनी है, हमें इसकी सोल्यूबिलिटी कॉमन आयन इफेक्ट लगाकर अगर हमने 0.1 मोल सॉल्यूशन में कैल्शियम क्लोराइड के भी ऐड कर दिए, अगर हमने 0.1 मोल कैल्शियम क्लोराइड के भी सॉल्यूशन में ऐड कर दिए तो सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो भाई, कैल्शियम क्लोराइड तो बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड क्या है, कैल्शियम क्लोराइड तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब कैल्शियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोशिएट होगा कंप्लीटली। इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनने लगेंगे। 0.1 मोल है तो ये 0.1 हो जाएगा, ये 0.2। तो क्लोराइड की कंसंट्रेशन फिर से बेतहाशा बढ़ गई, सॉल्यूशन में एकदम से मल्टीप्लाई हो गई। तो जब क्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो वो क्या करेगा, लेड आयन से रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम को बैक में शिफ्ट करेगा। यानी अब लेड आयन धीरे धीरे रिमूव होने शुरू हो जाएंगे सॉल्यूशन में से। यानी किसी पर्टिकुलर कैटायन को रिमूव करना है तो एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ा दो कॉमन आयन करके, जिससे क्या होगा, कैटायन भी रिमूव होना शुरू हो जाएगा और इक्विलिब्रियम बैक में जाएगा। तो थोड़ी देर बाद एक नया इक्विलिब्रियम एडजस्ट हो जाएगा। पहले सोल्यूबिलिटी x थी, इस बार y मान लेते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में इसके y मोल टूटेंगे, तो ये y, ये 2y। तो टोटल लेड आयन कितना हो गया y, लेकिन क्लोराइड कितना होगा 2y प्लस में 0.2,
लेकिन क्लोराइड आयन कॉमन है और कॉमन आयन की कंसंट्रेशन क्या लेते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आती है, दैट इज 0.2। KSP कभी नहीं बदलता, कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयन, कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। ये हो गया 4 × 10⁻⁹ लेड आयन की कंसंट्रेशन है y, क्लोराइड की है -2 का स्क्वायर कर दूंगा तो 4 × 10⁻², तो y आ गया 10⁻⁻7। इसका मतलब ये देखो ना, सोल्यूबिलिटी कितनी कम हो गई, 10,000 टाइम्स कम कर दी आपने सोल्यूबिलिटी, बहुत बहुत कम हो गई। यानी लेड आयन आपने बहुत ज्यादा सॉल्यूशन में से रिमूव कर दिए, लेड आयन आपने सॉल्यूशन में से रिमूव ही कर डाले हैं, एक तरीके से बहुत ज्यादा कम कर दिए हैं। अच्छा जी, जैसे कि क्वेश्चन है MOHX, ऐसा कुछ मैंने सब्सटेंस ले लिया है। अच्छा, तो 27, अच्छा एक मिनट, इसका जो KSP है 27 × 10⁻⁻, कितना ले लेते हैं, 2.7 10⁻⁻11 ले लेते हैं। चलिए 11 तो बहुत कम हो जाएगा, 15 कर लेते हैं, ठीक है। और इसको भी मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं, इसको मैं X कर देता हूं कि चलो जी कोई हाइड्रोक्साइड है, कोई सब्सटेंस है, हाइड्रोक्साइड है MOHX, और उसका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इतना है, तो बताइए फाइंड X, वैलेंसी क्या होगी, फाइंड X, वैलेंसी क्या होगी मेटल हाइड्रोक्साइड की। तो देखो, जो भी ये XYZ मेटल हाइड्रोक्साइड है, जब ये पानी में जाकर डिसोशिएट होगा, आयनाइज होगा, तो मेटल का चार्ज है X+, एक्वस, और OH का चार्ज है 1, लेकिन OH के कितने आयन बन गए, X आयन बन गए। अब इसकी सोल्यूबिलिटी अगर Y मान लेते हैं, तो इसके 1 लीटर सॉल्यूशन में Y मोल गए, तो ये Y बनेगा, ये X × Y बनेगा। तो व्हाट इज KSP, KSP क्या होगा भाई, कंसंट्रेशन, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ही तो होता है। ये भाई साहब हो गए Y, और ये हो गए X, Y पूरे की पावर X, ठीक है, पूरे की पावर X, और ये है हमारा 2.7 10⁻⁻15 कुछ है। तो ये क्या बनेगा, y⁻, यहाँ तो y की पावर 1 है, यहाँ y⁻x, तो y⁻1 + x, और x⁻x, और ये बनेगा 27 10⁻⁻15 16 बनेगा, है ना, ऐसे कुछ बन जाएगा, ऐसे कुछ बन जाएगा। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ यहाँ से, है ना, इसको ठीक किया ना, इसका 1 मोल गया, y बनेगा, तो इसका XY बनेगा, और XY की पावर ये हो गई x⁻this, और y⁻x, तो y⁻this + this। तो अगर मैं इसको 3⁻³ कर दूँ, 3⁻3, तो यहाँ पे 3⁻3 वो इससे कंपेयर करने लायक बन जाएगा। तो 3⁻3 इंटू में 10⁻⁻16 इज इक्वल टू y 1 + x, और ये हो जाएगा x⁻x। इसको इससे कंपेयर कर लो, इससे इसको कंपेयर करूंगा ना, एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, x⁻x है यहाँ पे, तो ये दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, तो x आ गया 3, x की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से हमने कंपेयर करके इसको कोरिलेट कर डाला, तो वैलेंसी 3 आ गई मेटल की, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से सोल्यूबिलिटी पे क्वेश्चन बनते हैं। एक पैटर्न और बनता है, वो है प्रेसिपिटेशन का, कि कोई सॉल्ट सॉल्यूशन में से कोई सॉल्ट प्रेसिपिटेट कब होगा। देखो मैं इसको आपको समझाता हूं पहले। जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन है किसी T टेम्परेचर पर, इस T टेम्परेचर पर इस सॉल्यूशन में कुछ लेड आयन है, ठीक है, और कुछ
क्लोराइड आयन है, सॉल्यूशन के अंदर है ये लेड आयन और क्लोराइड आयन। तो KSP क्या होता है? KSP तब होता है जब एक टेम्परेचर फिक्स्ड होता है, इक्विलिब्रियम होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक T टेम्परेचर पर आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट KSP होता था, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। देखो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या है कि भाई PbCl2 जो सॉल्ट है, PbCl2 जो सॉल्ट है वो पानी में इस तरह से डिसॉल्व्ड फॉर्म में है, कुछ डिसॉल्व्ड है और कुछ अनडिसॉल्व्ड है, तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है, यानी कि कुछ लेड आयन सॉल्यूशन में है, कुछ लेड आयन क्लोराइड में भी है। क्लियर है? इसका कुछ ना कुछ KSP होगा, कुछ ना कुछ KSP इस तरह के सॉल्ट का कुछ होगा। मैं मान लेता हूं, चलो मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि KSP लेट इट बी 4 × 10⁻⁻⁹ दिया हुआ है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। KSP जो है इसका इतना है। अब मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में लेड आयन भी है और क्लोराइड आयन भी है। अगर मैं लेड आयन और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में जो मुझे दिया है, अगर उस सॉल्यूशन में क्लोराइड की कंसंट्रेशन या लेड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम बैक में जाना शुरू हो जाता है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, आयंस बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, और जब ये दोनों आयन निकलने शुरू हो जाएंगे तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन, समझ रहे हैं बात को, कि सॉलिडिफाई होने लगेगा, प्रेसिपिटेट होने लगेगा। देखिए ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन प्रेसिपिटेशन की नहीं है। ये क्या है? जितना वो डिसॉल्व होना था वो हो गया, सैचुरेटेड है। ये जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड था तो जितने आयंस इसके सॉल्यूशन में जा सकते थे वो चले गए। तो आयंस की कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट था एक T टेम्परेचर पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो तो KSP है, लेकिन यानी इसका मतलब अभी जो भी इस समय इनकी कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट अगर इतना आ रहा है तो अभी वो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। अगर इससे कम आ रहा है तो इसका मतलब अभी और डिसॉल्व हो सकता है। अगर आयंस की कंसंट्रेशन, जिसको हम बोलेंगे आयोनिक प्रोडक्ट, अगर मैं कोई भी मुझे XYZ सॉल्यूशन दे दिया जाए और उस XYZ सॉल्यूशन में मैं आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालता हूं, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे। याद करो जैसे हमने Kc निकाला था तो QC भी निकाला था, रिएक्शन कांस्टेंट निकाला था, वो चेक करने के लिए कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या उससे आगे है या उससे पीछे है। तो इसी तरह से आयोनिक प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। तो मैं जिस समय मुझे सॉल्यूशन दिया जाएगा मैं उस समय उस सॉल्यूशन में जो भी आयंस की कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट निकालूंगा और उसको चेक करूंगा कि क्या वो आयोनिक प्रोडक्ट जो हमारा आ रहा है क्या वो KSP से छोटा है, बड़ा है, बराबर है। अगर छोटा है तो इसका मतलब अभी ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हुआ है। अगर ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हुआ तो इसका मतलब साफ है कि अभी और डिसॉल्व हो सकता है। मोर सॉल्ट कैन डिसॉल्व, अभी इसमें और ज्यादा डिसॉल्व होने की गुंजाइश है। अब अगर मान लीजिए आयोनिक प्रोडक्ट बढ़ते बढ़ते KSP के बराबर आ गया, इसका मतलब है कि अब ये इक्विलिब्रियम आ गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, जितना डिसॉल्व होना था हो गया, बस मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी आ गई, यानी कि मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी अटेन हो गई है। लेकिन अगर हमारा आयोनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा आता है तो इसका मतलब आयन इतने ज्यादा हो गए थे कि वो प्रेसिपिटेट होने लगेगा भाई। यस, दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि जब भी आयोनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा आने लगे तो समझ लीजिए वो पर्टिकुलर सॉल्ट प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा। इस पे मैं जरा आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। ये थी कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन की आयनिक प्रोडक्ट अगर KSP से ज्यादा आता है ओनली देन दैट पर्टिकुलर सॉल्ट में प्रेसिपिटेट आउट, अगर उससे कम है तो फिर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। बराबर का मतलब है जितना डिसॉल्व होना था हो गया। इसके ऊपर अगर जाएगा तो जैसे कि मान लीजिए मैं बात करना चाहता हूं बेरियम सल्फेट की और मुझे बेरियम सल्फेट का KSP मान लो इतना दिया हुआ है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो मैंने क्या किया, मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक मेरे पास बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, लेट इट बी
200 ml का 0.04 मोलर, 200 ml का 0.04 मोलर मेरे पास बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, और एक मेरे पास सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। चलो उसको मैं 300 ml मान लेता हूँ। 300 ml का 0.001 मोलर। मैं अगर इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देता हूँ, तो जब मैं इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दूंगा तो अब उस सॉल्यूशन में बेरियम आयन भी होंगे और उस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन भी होंगे। क्या बेरियम आयन और सल्फेट आयन उस दौरान आपस में मिलकर क्या प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं या नहीं, चेक करना पड़ेगा। तो चलिए, जब आप इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो वॉल्यूम तो बढ़ गई। पहले बेरियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.04। मैं पहले बेरियम की बात कर लेता हूं, बेरियम आयन की कंसंट्रेशन, क्योंकि दोनों को मिक्स कर दूंगा तो जो बेरियम आयन पहले 200 ml में है वो बेरियम आयन अब 500 ml में होंगे। वो बेरियम आयन तो 500 ml में होंगे ना, क्योंकि मिक्सिंग हो चुकी है। तो M1V1 M2V2, M1 है 0.04, वॉल्यूम है 200, M2 निकालना है, वॉल्यूम है 500, क्योंकि मिक्स करने के बाद पूरी वॉल्यूम 500 ml हो चुकी है, ध्यान रखना। तो M2 आ गया 0.04 इंटू 2/5, तो काटा पीटी कर ही देंगे। 0.04 इंटू 0.4 तो 16.016 आ गया। ये बेरियम आयन की कंसंट्रेशन आ गई 0.016 मोलर। अच्छा जी, इसी तरह सल्फेट की भी कंसंट्रेशन निकाल लो। मिक्स करने के बाद सल्फेट की क्या होगी? देखो, मिक्स करने से पहले सल्फेट की कंसंट्रेशन है 0.001 और वो 300 ml में है सॉल्यूशन में। मिक्स करने के बाद वो 500 ml में हो जाएगा। तो M1 कितना है? 0.001 M1V1 M2V2, तो M2 आ जाएगा 0.001 इंटू 3/5, तो 0.6 हो जाएगा, 0.0006 हो जाएगा, इतने मोलर। तो अब मैं आयनिक प्रोडक्ट निकालता हूं, क्योंकि KSP तो फिक्स्ड है, KSP तो गिवन है। आयनिक प्रोडक्ट क्या है कि जो सॉल्यूशन हमें गिवन है उस सॉल्यूशन में मुझे आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे KSP निकालते हैं। तो आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट यानी कि बेरियम आयन और सल्फेट आयन, बेरियम आयन और सल्फेट आयन। तो बेरियम आयन कितना है? 1.6 10⁻⁻²। सल्फेट कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻4, तो ये हो गया 9.6 10⁻⁻6। तो आप देख सकते हो कि हमारा आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा आ रहा है। आयनिक प्रोडक्ट जो है वो KSP से ज्यादा आ रहा है, तो यस, प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। जैसे कि मान लीजिए जिंक सल्फाइड की ही बात कर लेता हूं मैं, कि जिंक सल्फाइड का जो KSP है, लेट इट बी इतना, ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। अब मेरे पास मैं अलग अलग सॉल्यूशन ले रहा हूं, आपको बताना है किस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होगा और किस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें जिंक आयन है इतना और सल्फाइड आयन है इतना, क्या प्रेसिपिटेशन होगा? जिंक आयन अगर इतने हैं, सल्फाइड इतने आए हैं, तो मैं आयनिक प्रोडक्ट निकाल लेता हूं। आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा? जिंक आयन इंटू सल्फाइड आयन। तो जिंक आयन हो गया इतना, सल्फाइड आयन हो गया इतना, तो ये आ गया -6। तो अभी आयनिक प्रोडक्ट इससे कम है, नहीं होगा। अच्छा जी, अगर जिंक आयन है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻³ मोलर और सल्फाइड आयन है हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻² मोलर, तो क्या अब प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा? तो आयनिक प्रोडक्ट निकालते हैं। आयनिक प्रोडक्ट होगा कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इंटू सल्फाइड आयन, झकास। तो जिंक आयन है 2 इंटू 10⁻⁻³ और सल्फाइड आयन है 2 इंटू 10⁻⁻², तो इट इज 4 इंटू 10⁻⁻5। यस, आयनिक प्रोडक्ट हमारा KSP से ज्यादा आ गया, तो यस, प्रेसिपिटेशन विल टेक्स प्लेस। सेकंड केस में प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, सेकंड केस में प्रेसिपिटेशन बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जो सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड
पोर्शन है उसको कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कंप्लीट लेक्चर ऑन सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आकर हमारा केमिकल और आयनिक की जो जर्नी चल रही थी वो फिलहाल यहाँ पर आकर हम उसको रोकते हैं। सो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बनते हैं जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं ना, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होने शुरू हो जाते हैं। जब आपका मोल कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपको उसकी हेल्प इक्विलिब्रियम में मिलेगी, है ना। मोल कॉन्सेप्ट अच्छा होता है तो आपको कहीं ना कहीं आयनिक इक्विलिब्रियम में उसको हेल्प मिल जाती है, केमिकल में आपकी हेल्प मिल जाती है, थर्मोडायनामिक्स में हेल्प मिल जाती है। कहने का मतलब क्या होता है कि केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर आपस में ओवरलैप्ड करते हैं, तो आप एक चैप्टर अच्छा करते हैं तो दूसरा भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने लग जाता है। तो चलिए मिलते हैं आप किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।